हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम का जो पिछले ईयर का पेपर है हम उसे आज देखने वाले हैं, जो कि हिंदी का फुल पेपर है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और हमारे चैनल पे लाइक दे दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में ओट से निकला हुआ वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊ जो है इसका ओट से निकला हुआ वर्ड है। इसके बाद काकल्य वर्ण कौन सा है, तो इसमें जो ह है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद य का उच्चारण कौन सा स्थान है, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो क का उच्चारण होता है वो कंठस्थ होता है। च का जो होता है वो तालव्य होता है। ट का जो होता है वो आपका मूर्धन्य होता है। और त वाला जो होता है वो आपका दंतस्थ होता है। तो इस हिसाब से जो तालु की बात की गई है तो इसमें च छ ज झ इ आता है। तो इसलिए हमारा इसमें पूछा गया है कि य का उच्चारण कहाँ से, तो य का भी तालु से होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। र का विवरण क्या है, तो र का विवरण आपको इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसमें जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अंतस्थ हम लोग जानते हैं य र ल व होते हैं और उष्म होते हैं स स और ह, यानी कुल मिला के 8 जो है हमारे पास उष्म और अंतस्थ वर्ण होते हैं। इसके बाद दृक् का वर्ण विच्छेद करना है हमें। ये दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट रेंजर में 2/12/2018 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन ए इसका है द और ऋषि वाला र, उसके बाद ग और अ जो है इसका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन से हैं, जो मुख से निकलती है वो निरानुनासिक स्वर होते हैं। इसके बाद अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं, तो इसमें जो बी ऑप्शन ए है वो सही होगा। इसके बाद सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो स्पर्श व्यंजन जैसा हम लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन आपके क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग, यानी कुल 25 होते हैं। उसमें देखेंगे आप जो सी वाला ऑप्शन है क च प और द, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ए ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि र नहीं आता है। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो छोटा सा जो है वो नहीं आता है। डी की बात करें तो ह नहीं आता है। इस तरीके अगले ऑप्शन पे आते हैं सभी महाप्राण वाला वर्ग कौन सा है। तो महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी चीज़ को बोलने में। जैसे म, तो म काफ़ी देर तक लग रहा है। इस तरीके से स और ध, ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। इसके बाद वह व्यंजन कौन सा है, तो वह देखेंगे य र ल व अंतस्थ होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। ये सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है 2018 में। इसके बाद हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो अप जो है इसमें अपशब्द जैसा, इसको हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे इसका तो अप और शब्द आएगा। तो जो अप है इसमें हम लोग देख सकते हैं अप जो है एक उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगमन में उपसर्ग क्या है, तो आगमन में आ जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा आगमन में, क्योंकि आ और गमन में हम लोग इसको संधि विच्छेद करेंगे। एक बार रसोईया में प्रत्यय क्या है, तो रसोई और धन ईया रसोईया में, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर यहीं इसी जगह रसोईया में अगर बड़ी ई लगी होती तो हमारा तो इसमें वैसे ऑप्शन में दिया नहीं हो तब ई आ हो जाता। इसके बाद उपसर्ग बताइए अति इंद्रिय, तो इसको हम लोग अगर संधि विच्छेद करें तो क्या आ जाएगा अति धन इंद्रिय। तो अति यानी फर्स्ट ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, तो ये कृत प्रत्यय होते हैं। ब उपसर्ग किसमें है, तो ब उपसर्ग है केवल आप देख सकते हैं ब उपसर्ग किसमें, तो बदबू। इसमें देखेंगे आप इसको मतलब क्या होता है कि इसमें तोड़ना होता है हम लोग। जैसे बदनाम में अगर हम लोग देखेंगे तो बद आ जाता है, बदहजमी में देखेंगे तो बद आ जाता है, लेकिन बदबू में देखेंगे तो बद और धन बू आएगा। इसलिए बदौलत जो है एक इकलौता है जो कि जिसमें ब उपसर्ग यूज किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो दुकाल में जो है हिंदी उपसर्ग है। इसके बाद इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन जो है निर्बल। इसमें क्या है निर और बल है, तो इसलिए इसमें जो निर होगा जो र होगा वो आधा र होगा निर्बल, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देख सकते हैं निर्वाह में निर होगा, पूरा निर होगा और वाह होगा। निर्देश में पूरा निर होगा और देश होगा। उसके बाद निर्देश में भी निर और देश होगा, लेकिन निर्बल में सी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो ये सब हम लोग जानते हैं कि ये जो है एक भाव है। ऐसा आहट आवट, जैसे घबराहट देखेंगे आप एक भाव है। आवट का अगर देखें तो आवट से भी बहुत से शब्द बन जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसा लिखा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रति धन आशा यानी सी ऑप्शन प्रति
जो इसका उपसर्ग होगा। औपचारिक की बात करें इसमें प्रत्यय क्या लगा है, तो इसमें इक जो है, छोटा इक, जो कि सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है, इसमें कर्ता जो है डी ऑप्शन, चिट्ठियां इसमें जो है कर्ता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, 4 नहीं होगा, इसमें 2 होगा, क्योंकि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द केवल 2 तरीके के होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक ही विधेय हो जिसमें सरल वाक्य होता है, मतलब एक ही विधेय हो जिसका मतलब हो गया कि इसमें एक सिंपल सेंटेंस बनती हो तो वो सरल वाक्य होगा। मिस्र की अगर हम बात करें तो मिस्र में जैसा हमें कॉमा लगा हुआ कभी मिल जाता है या फिर की लगा हुआ मिल जाता है, तो ये मिस्र वाक्य होते हैं। संयुक्त वो होते हैं जो कि एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ा होता है, जैसे कि आप वहाँ नहीं गए इसलिए वो वहाँ नहीं आया, तो इसलिए हो गया, परंतु हो गया, किंतु हो गया, ये सब चीज़ जो है ये संयुक्त वाक्य बनाते हैं। इस वजह से अगला ऑप्शन देख सकते हैं आप, मिस्र वाक्य कौन सा है, तो हमने अभी आपको बताया कॉमा वाला, तो आप देख सकते हैं कॉमा जो इसमें लगा हुआ है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कहाँ और कब हुआ, वाक्य का भेद बताना है। देख सकते हैं आप, मुझे बताओ कि आ गया है तो की वजह से मिस्र वाक्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है तो ये प्रश्नवाचक होगा। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य मेल संयोजन अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग हम लोग को पहचानने का तरीका ये है कि किसी भी शब्द को आप उसको बोल करके देख सकते हैं। जैसा दिन होता है या होती है, तो आप देखते होंगे दिन होता है। तो इसके बाद रात होती है या होता है, तो रात होती है, तो इसलिए रात होती है तो स्त्रीलिंग होगा, और दिन होता है तो ये पुल्लिंग होगा। इस तरीके से आप चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, हरकत। इसके बाद निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो सभा जो है एक संज्ञा शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि राज्यपाल, या फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति जो इसमें है वो जाति है और रामनाथ कोविंद जो है इसमें व्यक्तिवाचक हैं। इस तरीके से गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो है एक जातिवाचक है, क्योंकि गाय के कोई परफेक्ट नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे, इसलिए गाय जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी। भाववाचक होता है जैसे कि मिठास, खटास, या फिर और भी भाव जैसे मित्रता, शत्रुता, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती है। तो बीमारी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है, तो क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। बाप का संज्ञावाचक और संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा, तो बपौती इसका जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु चर रहे हैं तो अभी आपको जैसा बताया उसी हिसाब से जातिवाचक संज्ञा ये भी होगी। इसके बाद राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, तो हमने आपको बताया जैसे राष्ट्रपति, तो इस तरीके से राज्यपाल, यानी कि कोई भी जो पद होते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा आते हैं। इस बात कौन सी इसमें भाववाचक संज्ञा, तो देख सकते हैं आप मित्रता जो होगी एकदम करेक्ट आंसर होगा, मित्रता एक भाववाचक संज्ञा। इसके अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपको जैसा मैंने बताया तो उस हिसाब से आप एक एक वर्ड को चेक करके देख सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा वैसे सिंपल से कि गरिमा जो है इसमें एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें क्षमा, घटना, रीति और क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं रीति तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग हमें दिख रहा है। क्षमा भी स्त्रीलिंग होता है। घटना और क्षेत्र में आपको 2 ऑप्शन है, लेकिन आंसर परफेक्ट क्षेत्र ही होगा। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप देख सकते हैं तिल तो नहीं हो सकता। तिल जो है एक पुल्लिंग है क्योंकि तिल बोया जाता है ऐसा। तो टेसु है, टेसु काढ़ा पिया जाता है, इसलिए छाछ जो है छाछ को पी जाती है, तो इसलिए जो है छाछ स्त्रीलिंग होगा। एक बार निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो जैसा आप देख सकते हैं चाहत जो है स्त्रीलिंग है, रंगत, मेहनत, ये सारी स्त्रीलिंग है। आहार जो है इसमें पुल्लिंग होगा। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भील का भील नहीं होता, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है, स्त्रीलिंग आप देख सकते हैं सनक, सलाद, सारस और सलाम में जो सनक है वो स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है हमें, तो कैमरा, प्लेट और पायल और तलवार की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पुल्लिंग में बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि पायल आप जानते हैं स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि आपने इसका नाम भी सुना। इस तरीके से आप और सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तो ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो इसमें क्या है, जनता को पूछा गया है कि कौन सा वचन है, तो आपको ध्यान रखना होगा जनता जो होता है एक वचन होता है, क्योंकि यहाँ पे कि ढेर सारे आदमियों की बात नहीं होती, जनता आपका एक वचन ही होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बहुवचन वाची अव्यय कौन से हैं, तो इसमें जो है माँ जो है आखिरी का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। वधु का बहुवचन क्या होगा, तो वधुवे जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको ध्यान देना होगा छोटा ऊ हो जाता है बहुवचन में, क्योंकि बड़ा ऊ वाला भी ऑप्शन इसमें एक गिवन है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए वो गलत ऑप्शन है।
सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो हमेशा एक वचन में सहायता जो है हमेशा एक वचन में यूज किया जाता है एक वचन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसमें जो प्राण है ये बहुवचन है, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होता है हमेशा। इसलिए जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन है? तो जाति, जैसा भी आपको पिछले क्वेश्चन बताए हुए हैं, कोई पद जो होता है वो जातिवाचक होती है, इसलिए वकील जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो मीठा का मिठास हो जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसमें जो सी ऑप्शन है किन्हीं से, ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, लेकिन गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद किसका है? तो ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। इसके बाद हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हम हैं, जो किसी की बात की जा रही है, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित सर्वनाम शब्द का उचित भेद कौन सा? स्वयं। यहाँ स्वयं पूछा गया है कि कौन सा मतलब सर्वनाम है? तो स्वयं खुद का सर्वनाम यानी निज, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, कोई बात की जा रहा है, यानी कि इसमें अनिश्चय है, कोई भी अनिश्चय हो गया कि कौन मदद करेगा नहीं पक्का है, तो इसलिए अनिश्चयवाची सर्वनाम इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इससे अगले क्वेश्चन आता है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। भर क्या है? तो यहाँ भर जो है एक संबंध दिखाया जा रहा है, रात भर, इसलिए संबंध सूचक ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद ऐसा लगा मानो बम फटाओ, किसी चीज़ को मानना जो होता है वो होता है आपका स्वरूप देना, किसी चीज़ को मान लेना, स्वरूप देना किसी का काम, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वह आया और मैं गया, इसमें क्या हुआ? वह आया और मैं गया, इसमें पूछा गया है इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं? तो इसमें सी जो है और, ये एक समुच्चय बोधक शब्द है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो देख सकते हैं आप, जैसा और हो गया, और अर्थात हो गया, अतएव हो गया, ये सब जो होते हैं ना, मतलब दो वर्ड को अलग से जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। लेकिन अगले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, क्वेश्चन नंबर 70 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थात, अथवा, अतएव जो है ये तो है समुच्चय, लेकिन आजन्म जो है कोई समुच्चय नहीं है, कोई भी वर्ड को जोड़ता नहीं है। इसलिए वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। आप देख सकते हैं इसलिए कि वह बीमार था, यहाँ पूछा गया कि क्या है, तो की एक वजह दिखा रहा है, यानी एक कारण दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो वाक्यांश पदों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन इसका समुच्चय बोधक होता है, मतलब किसी वाक्यांश के और शब्दों को जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ, अभी जैसा अभी हमने बताया था उस तरीके, इसलिए समुच्चय बोधक इसका परफेक्ट आंसर होगा। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक को हम लोग कहते हैं एक अविकारी शब्द, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाय अब मैं क्या करूँ, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए, तो इसमें जो हमारा विस्मयादि बोधक शब्द है अब, ये बिल्कुल सही है। अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस यहाँ पे क्या है? तो अफसोस एक शोक है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाववाचक छांटना इसमें हमें, तो भाव आप देख सकते हैं जो बिल्कुल बी वाला आंसर है वो सही होगा। तोते से उड़ाने का एक भाव है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट हो गया, तो इसमें क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। गंगा पे बैठे हुए लोग जो होता है गंगा में तट, तो जितने भी कर्ता, कर्म, करण, ये सब सारी चीज़ें आते हैं ये तत्पुरुष समास में जाते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तिरंगा, यहाँ पे 3 रंगों की बात की गई। तिरंगा आपको पता होना चाहिए जो संख्यावाची सर्वनाम होता है, अरे संख्यावाची जो होते हैं वो द्विगु समास होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष नहीं है? तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में हमारा कर्मधारय समास है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो डी जो है वचन रूपी अमृत जो है बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ऐसी हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अगले हमारे वीडियो से ऐसे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।